दुनिया एक विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और इजरायल का साझा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब अपने सबसे घातक चरण में पहुंच चुका है। इस्फहान से लेकर तेहरान तक आग बरस रही है। टॉमहॉक मिसाइलों से ही अमेरिका इजरायल ने हमला किया, जिसमें 2 सीनियर अधिकारियों की मौत हो गई। आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है कि इस दौरान 15 लोगों की मौत हुई है। ईरान के इस्फहान में लगातार हमले बरकरार हैं। विध्वंसक हमलों के बाद इस्फहान दहल गया। अमेरिका और इजरायल लगातार मिसाइल दाग रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के खिलाफ समंदर में अमेरिका की किलेबंदी जारी है। अमेरिका ने ईरान पर घातक प्रहार किया है, जिसमें ईरान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग गया है। टॉमहॉक मिसाइल के एक सटीक हमले में ईरान के 2 बड़े कमांडर्स ढेर हो गए हैं। लेकिन ये युद्ध एक तरफा नहीं है। ईरान ने भी भयंकर पलटवार कर दिया है। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ इजरायल अमेरिका का तनाव चरम पर आ गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ब्लॉक है। यहां से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स के जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इजरायल से इरबिल तक तेल और फ्यूल स्टोरेज साइट्स को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान ने खार्ग द्वीप पर हुए हमले का माकूल जवाब देने की कसम खाई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के प्रभाव को कम करने और मिडिल ईस्ट में समुद्री मार्ग पर सुरक्षा को बढ़ाने के मकसद ने डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 2500 मरीन कमांडोज के साथ खतरनाक वॉरशिप मिडिल ईस्ट भेज दिया है। 31वीं मरीन एक्सपेंडिशनरी यूनिट के ये 2500 मरीन कमांडो युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किए गए हैं। ये विशेष रूप से समुद्र से जमीन पर हमला करने के ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड हैं और जैसे तट पर उतरना, विशेष अभियान चलाना, जहाजों की सुरक्षा करना इनका मेन उद्देश्य है। युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जो F-35B फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट ले जा सकता है। यह खतरनाक इसीलिए माना जाता है क्योंकि यह समुद्र से जमीन पर बड़े पैमाने पर हमला करने की क्षमता रखता है और ईरान के तट या हॉर्मुज स्ट्रेट में ये काफी कामयाब हो सकता है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों की सुरक्षा उनके नौसैनिक करेंगे। साथ ही ईरान की सैन्य ताकत को भी जल्द ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिकी नौसेना ने ईरान पर सटीक हमला करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। समुद्र से 13 टॉमहॉक मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। यह वीडियो अमेरिकी नौसेना का है, जिसे खुद अमेरिका ने जारी किया है, जो ईरान के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए भेजी गई है। यह हमला अमेरिकी नौसेना के यूएसएस जॉन पेन डिस्ट्रॉयर की ओर से किया गया। हर मिसाइल की उड़ान और निशाना साधने की प्रक्रिया नजदीक से ट्रैक की गई। टॉमहॉक मिसाइल एक मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जहाज और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है और यह लंबी दूरी तक मार करने में क्षमता रखती है। इस मिसाइल में परमाणु पेलोड ले जाने की भी क्षमता है। अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों का दावा है कि ईरान पर यह हमला सटीक था और लक्षित था। इजरायल और अमेरिका से छिड़ी जंग के बीच ईरान ने अब इराक पर हमला तेज कर दिया है और अमेरिका की सैन्य बेस को निशाना बना रहा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। ईरान की तरफ से किया गया हमला इतना जोरदार था कि धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद मौके पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला। ड्रोन अटैक के बाद इस दौरान भड़की आग इतनी तेज थी कि आग की लपटें कई फीट ऊपर तक दिखाई दी, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। इस हमले में अमेरिकी सैन्य ठिकाने विक्टोरिया बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा। बता दें कि इराक की राजधानी बगदाद में ईरान ने देर रात एक के बाद एक कई घातक ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक किए। अमेरिका के विक्टोरिया बेस को टारगेट किया गया। इस हमले की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें हमले के बाद तबाही का मंजर साफ दिखाई देता है। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच ईरान ने शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें जारी की है, जिसमें ईरानी सेना का दमखम दिखाते हुए घातक हथियारों और ड्रोन से हमले का वीडियो दिखाया गया है। युद्ध के बीच ईरान द्वारा जारी की गई शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत किए जा रहे हमलों की जारी की, जिसमें घातक हथियारों और ड्रोन्स को फायरिंग के साथ ही सटीक निशाना साधते हुए दिखाया गया। IRGC द्वारा जारी की गई इन तस्वीरों में घातक ड्रोन और लंबी दूरी वाली मिसाइलों से हमला होते हुए देखा जा सकता है, जिसमें एक के बाद एक कई अटैक किए जा रहे हैं।
ईरान ने ये तस्वीरें ऐसे समय पर जारी की है जब हमलों के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है और ऐसे में दोनों तरफ से युद्ध में घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे तेहरान और इजराइल के कई हिस्सों में तबाही मची हुई है। ईरान से छिड़े युद्ध के बीच दक्षिणी लेबनान से किए जा रहे हमलों का इजराइल ने पलटवार किया है और जोरदार हमला करते हुए हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर देर रात ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान के सिरोन में खौफनाक मंजर देखने को मिला। एयर स्ट्राइक के बाद एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई, जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। आईडीएफ के हमलों के बाद मंजर इतना खौफनाक था कि थोड़ी देर के लिए पूरा आसमान लाल रंग का नजर आया। इसे लेकर लोगों में काफी डर दिखा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए। 28 फरवरी से जारी महायुद्ध में ईरान के समर्थन में दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर कई धमाके किए गए, जिसके बाद अब आईडीएफ के जवानों ने भी दक्षिणी लेबनान में जोरदार एयर स्ट्राइक की और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने ऑपरेशन को और तेज कर दिया। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 16वां दिन है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और खतरनाक होते जा रहे हैं। इसी बीच इस जंग में एक नया और बेहद चिंताजनक मोड़ आ गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान अब उत्तर कोरिया की मदद से न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करने में जुटा है। उत्तर कोरिया की एंट्री से मिडिल ईस्ट की जंग और खतरनाक हो सकती है। ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग का 16वां दिन, मिसाइलों से लगातार हमले बरकरार है। बम और ड्रोन की बरसात हो रही है, सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, तेल डिपो को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, एयरबेस को टारगेट किया जा रहा है। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट जंग में किम की एंट्री हो गई है। सूत्रों की माने तो नॉर्थ कोरिया ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान की मदद की है। सूत्रों का दावा कि ईरान उत्तर कोरिया से मिले न्यूक्लियर वॉरहेड को तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल एक लंबी दूरी का हथियार है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बम जैसे हथियारों को लगाया जा सकता है। ये इतना ताकतवर होता है कि एक शहर को पलक झपकते बर्बाद कर सकता है। अगर इजराइल और अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो ईरान एटम बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। और अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता बन सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग और भी घातक हो सकती है। क्योंकि ईरान तो साफ साफ कह चुका है कि जंग की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की थी, लेकिन युद्ध का अंत तो हमारे हाथों में है। पहले ईरान ने कहा था कि पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अब उसने मिडिल ईस्ट के देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि हमला कहीं से भी हुआ, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट को दहलाने की तैयारी शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका की मदद करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दे दी है, जिनमें यूएई सबसे ऊपर है। ईरान को भी पता है कि उसे कमजोर करने में अरब देशों का हाथ है, जहां अमेरिका के एयरबेस मौजूद है। वहीं से ईरान पर ताबड़तोड़ बम और मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। हालांकि ईरान भी इन हमलों का करारा जवाब दे रहा है। ईरानी सेना ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें बरसाकर भारी तबाही मचाई। ईरान साफ कह चुका है कि अमेरिकी हमले की सूरत में वो मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा जब भी वहां से ईरान पर हमला होगा। ऐसा देखने को भी मिला था। ईरान ने कई अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, जहाज पर हमला करने का दावा किया। पूरी दुनिया में अब तेल के दाम बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान के दिल कहे जाने वाले उसके सबसे अहम ऑयल हब खार्ग आइलैंड पर बड़ा अटैक कर उसे तबाह कर दिया है। और अब इस हमले से ईरान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहीं से ईरान का 90% कच्चा तेल दुनिया के दूसरे देशों को जाता था। खार्ग आइलैंड पर हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें 15 से ज्यादा धमाके होते हुए दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक इस हमले के लिए अमेरिका ने B-1 बॉम्बर और B-2 बॉम्बर लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। हमले के बाद ट्रंप की तरफ से दिए गए बयान में दावा किया गया कि खार्ग आइलैंड पर सैन्य ठिकाने, जोशन सी बेस, एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगला नंबर ईरान की ऑयल रिफाइनरी का होगा। हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें खार्ग द्वीप में तबाही का मंजर नजर आया। वहीं ईरान ने भी इस हमले के बाद अमेरिका के ऊर्जा संयंत्रों और तेल कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ज्यादातर ग्लोबल शिपिंग के लिए बंद कर दिया, जिससे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और खार्ग आइलैंड के तबाह होने से वैश्विक तेल कीमतों से भारी वृद्धि की आशंका है। अमेरिकी सेना ने सीरिया को छोड़ना शुरू कर दिया है। कसरक बेस को खाली करना शुरू कर दिया है। आसमान में चिनूक के हेलीकॉप्टर्स की भारी आवाजाही देखी जा रही है। सीरिया के आसमान में उड़ते ये अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, जो सैनिकों और युद्धक सामग्री को लेकर पड़ोसी देश इराक के एरबिल की ओर बढ़ रहे हैं।
अल हसाका एयरबेस से चिनूक हेलीकॉप्टर्स की ये गूंज एक बड़े बदलाव का संकेत है। अमेरिकी सेना ने सीरिया से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। यूएस आर्मी को अब उत्तरी इराक के एरबिल की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का यह फैसला अहम रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन के मलबे और उसे गिराए जाने के वीडियोस भी मिले। ईरान की एयर डिफेंस ने बंदर अब्बास शहर के ऊपर उड़े अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स को टारगेट बनाकर ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन को मिसाइल से टारगेट किया गया, जिसके बाद वो हवा में ही तबाह होकर नीचे गिर पड़े। तस्वीरों में ड्रोन का मलबा जमीन पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बंदर अब्बास रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाका माना जाता है, जो हॉर्मूज जलडमरू मध्य के पास स्थित है। 28 फरवरी से ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ी हुई जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही। युद्ध का आज 16वां दिन है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है, जहां दोनों देश यानी कि ईरान और अमेरिका सीज फायर को लेकर अपनी अपनी शर्त रख रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम को लेकर नतीजा अभी भी नहीं निकल पाया है। मिडिल ईस्ट में जंग अब और खतरनाक मोड़ लेती दिखाई दे रही है। ईरान अब अमेरिका और इजरायल के खिलाफ आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजरायल को धमकी देते हुए कहा कि अब कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दो टूक कहा कि तेहरान की कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत है, जिसका मकसद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इजराइल ईरान के नागरिकों को निशाना बनाएगा, तेल डिपो पर हमला करेगा, सैन्य ठिकानों पर बम बरसाएगा, तो ईरानी सेना चुप नहीं बैठेगी, बल्कि आंख के बदले आंख निकाल लेगा। यानी जैसा अमेरिका और इजराइल उसके साथ करेंगे, वैसा ही ईरान उनके साथ करेगा। कोई भी ढील नहीं छोड़ी जाएगी। The United States attacked one of our cities and our and civilian targets. They attacked a school in Minab. It is very well known for the whole world. They have attacked some hospitals. So what we are doing is only the principle of an eye for an eye, which is very well known. दरअसल जंग के दौरान ईरान के स्कूल पर हमला किया गया था, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई थी। हमले का आरोप अमेरिका पर भी लगा था। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सवाल से किनारा कर लिया था। Well, I haven't seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more. और अब एलपीजी की आपूर्ति से जुड़ी हुई खबर। केंद्र सरकार का दावा है कि एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। राज्य सरकारों का यह दावा है कि जमाखोरों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बाद भी गैस एजेंसी के सामने लगने वाली कतार कम नहीं हो रही। लोग अभी भी वैसे ही परेशान हैं। अब देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों को जरा देखिए। हरियाणा हो या फिर राजस्थान, यूपी हो या बिहार, हर जगह आज भी लोग सिलेंडर के लिए कतार में खड़े दिखे। कहीं हंगामा हुआ तो कहीं सड़क जाम के हालात पैदा हो गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। आम आदमी अभी भी परेशान हो रहा है। किल्लत के पीछे बड़ी वजह जमाखोरी भी बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। कहीं जमाखोरी तो कहीं रीफिलिंग के आरोप में लोगों को पकड़ा गया है। सूरजपुर में 55 तो बुलंदशहर में 1000 से ज्यादा सिलेंडर बरामद हुए। मतलब साफ है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी गैस एजेंसियों में कतार कम नहीं हो रही। इसके पीछे 3 बड़ी वजह सामने आ रही है: कालाबाजारी, जमाखोरी और पैनिक बुकिंग। केंद्र हो या राज्य सरकार इस संकट का समाधान करने में लगी हुई है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में लोगों को भी धैर्य से काम लेना होगा। किसी भी तरह की अफवाहों से बचना होगा। सरकार और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा के एक सवाल में पंडित विकल्प दिए जाने को लेकर घमासान तेज हो गया है। बवाल बढ़ते हुए देखकर मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक सवाल के विकल्प को लेकर सरकार एक्शन में है। जिम्मेदार लोगों पर गाज गिरनी तय है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ लफ्जों में समझा दिया है कि आगे से ऐसी गलती की गुंजाइश न हो, इसीलिए सभी भर्ती बोर्डों के चेयरपर्सन को निर्देश दिए गए हैं। पेपर में किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ या संप्रदाय पर अमर्यादित टिप्पणी न करें। सभी पेपर सेटर्स भी इस निर्देश का कड़ाई से पालन करें और जो नियम तोड़ता है उसे तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। इस प्रावधान को पेपर सेटर्स के साथ MOU का भी हिस्सा बनाया जाए। जिनको कुछ नहीं करना है वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के भरतपुर में बसपा की संस्थापक कांशीराम की जयंती पर बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि अगर कांशीराम नेहरू के जमाने में होते तो वो शायद नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाने की ताकत रखते। कांशीराम वो हैं जिन्होंने PM और CM बनवाए हैं और खुद कभी पद का लालच नहीं किया। आकाश आनंद ने कहा कि कांशीराम वो हैं जो इस समाज को उन्होंने उठाया, जगाया, बाबा साहेब की सीखों को घर घर लेकर गए और वो ऐसे नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करते हुए कहा था कि अगर कांशीराम पंडित नेहरू के दौर में होते तो वो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री होते। हिंदुस्तान में राजनीति को बदलने का वक्त आ गया है। आज श्री राहुल गांधी जी का कोई मौका नहीं ऐसा मौका छोड़ते हैं जहां पे वो हमारे समाज को टटोलने की कोशिश करते हैं। आज वो कसम खाते हैं कि अगर माननीय साहब श्री कांशीराम जी नेहरू जी के समय में होते तो उन्हें नेहरू जी मुख्यमंत्री बनाते। मैं जब ये ऐसी बातें और ऐसी उनकी स्टेटमेंट सुनता हूं तो मैं उनसे पहले तो पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि अगर माननीय साहब नेहरू जी के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, परंतु हकीकत तो ये है कि हमारे माननीय साहब वो है जिन्होंने इस समाज को उठाया, जगाया, बाबा साहब की सीखों को घर घर लेके गए और वो ऐसे नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए हैं, नेता बनाए हैं। तो अगर माननीय साहब नेहरू जी के समय में होते तो वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत जरूर रखते, ना कि आपके नेहरू जी हमारे माननीय साहब को मुख्यमंत्री बनाते।